नमस्कार, आदाब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिलसान टॉक्स में। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती लगभग 5,000 से 8,000 पदों पर होनी है। अभी इसके फॉर्म तो नहीं जारी हुए हैं, लेकिन यह जान लीजिए, आज जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आने वाले 10 से 15 दिनों में इसके फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेंगे और यह 5 से 8,000 पदों पर भर्ती होगी। इसमें हिंदी से 40 सवाल पूछे जाते हैं। हर सवाल के ढाई ढाई नंबर दिए जाते हैं। इसी तरह से भारतीय संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न, रीजनिंग से 40 प्रश्न और गणित से 40 प्रश्न, कुल मिलाकर 160 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके सभी प्रश्नों के ढाई ढाई नंबर दिए जाते हैं। माइनस मार्किंग तो कोई नहीं होती है, लेकिन फिर क्या होगा कि इसमें कई सारे शिफ्ट में पेपर करवाए जाते हैं। जब कई सारे शिफ्ट में पेपर करवाए जाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन होता है। तो हिंदी एक इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि 40 सवाल हिंदी के पूछे जाते हैं। अगर अच्छे से पढ़ने वाला लड़का हो तो 40 सवाल 25 से 30 मिनट में हल कर देगा। 25 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जब हिंदी का पेपर, इससे पहले लगभग 9,534 पदों पर जो भर्ती आई थी, तो उसमें जब मैं हिंदी का पेपर दिया तो हमारे 36 सवाल सही हुए। 4 सवाल, हालांकि हम हल तो किए थे, लेकिन 4 सवाल गलत हो गए थे। अंततः मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा रीजनिंग जो है वह बहुत ही कमज़ोर था। रीजनिंग में हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो हम फेल हो गए। लेकिन हिंदी में मुझे लगा कि अब जो भर्ती आने वाली है, इसमें चूंकि मेरी एज है नहीं कि मैं अपना फॉर्म फिर से डाल पाऊँ, लेकिन हिंदी में ऐसे अभ्यर्थियों को बता सकता हूँ जो जिनकी हिंदी बहुत ही कमज़ोर है। तो हिंदी का जब सिलेबस आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती में, तो सबसे पहले ही चैप्टर आएगा हिंदी भाषा और उसका विकास। तो आज की हम पहली कक्षा शुरू करते हैं हिंदी भाषा और उसके विकास से लेकर, जैसे जैसे कुछ इसमें सवाल बनने की संभावना रहेगी, मैं बता दूंगा कि यह सवाल उसको थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर यह क्लास आपको पसंद आए तो कुछ अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे और आपका मित्र भी रहेगा तो इस थाने उस थाने में आपको कम्युनिकेशन करना बड़ा आसान रहेगा। अगर मेरा यह वीडियो 500 लोग भी देख लेते हैं तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, जिसमें रस, अलंकार, संधि, छंद, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, मुहावरा, फिर किताबें और उसके लेखक, फिर मिले हुए साहित्य सम्मान, सब जो इसमें शामिल जितना चैप्टर है पूरा मैं एक्यूरेट तरीके से 1 to ऑल पढ़ाऊंगा और इतना पढ़ाऊंगा कि आप किसी भी तरीके से हिंदी में नहीं फंसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह तो मेरा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि बार बार यह मैं बताऊंगा नहीं, तो आज मैंने बता दिया। अब तो भाषा, भाषा क्या है ना, यह भाष संस्कृत के भाष धातु से, यानी भाष शब्द से संस्कृत के बना हुआ है। भाषा का अर्थ है व्यक्त करना या कहना। भाषा का अर्थ है व्यक्त करना या कहना। जैसे मैं बोल रहा हूं तो यह भाषा हो गई मौखिक भाषा, लेकिन यहां लिखा हूं जो यह चीजें, यह हो गई लिखित भाषा। जैसे मैं अपने मुंह पे ऐसे अंगुली रखता हूं तो आप क्या समझते हैं कि चुप हो जाओ, तो यह अलिखित भाषा है और मौखिक भाषा भी नहीं है, यह सांकेतिक भाषा है, लेकिन आप इससे समझ जाएंगे। इसी तरह से जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं तो सड़क के किनारे पत्थर लगा होता है और उस पर लिखा होता है इटावा 20 किलोमीटर, तो आप समझ जाते हैं कि इटावा 20 किलोमीटर दूर है। आपसे कोई मुंह से नहीं बता रहा है, वह बस लिख दिया है और आप उसी से समझ जा रहे हैं कि इटावा 20 किलोमीटर दूर है। तो यह लिखित भाषा है। संस्कृत के लिए एक उक्ति भाषा के लिए एक उक्ति कही गई है कि भाष्यते इति भाषा, यानी जो व्यक्त की गई वाणी होती है वही भाषा होती है। अच्छा, भाषा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा का अर्थ क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसका अर्जन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता है। यह निरंतर परिवर्तनशील भी होती है, इसका व्यापक क्षेत्र होता है, इसी में अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, तो यही होती है भाषा। यहाँ से कोई सवाल नहीं पूछते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि विकल्प में दे दिए कि भाषा क्या है, तो लिख देंगे निरंतर परिवर्तनशील। भाषा कैसी होती है? निरंतर परिवर्तनशील होती है। तो इस पर 3-4 ऐसे दे देंगे, तो उसमें एक ऐसा रहेगा जो इसमें से नहीं रहेगा। जैसे व्यापक क्षेत्र होता है, विचार आदान प्रदान, उसमें लिख देगा कि व्यापक क्षेत्र नहीं होता भाषा का, जबकि यह गलत है, व्यापक क्षेत्र होता है भाषा का। तो ऐसा आप समझ लीजिए कि ऐसे भी सवाल इसमें से बन सकते हैं, हालांकि अब तक ऐसे सवाल बने नहीं हैं यूपीएसआई में। फिर भाषा का विकास,
जब लिपि लिखना शुरू हुआ, हम पूरा वैश्विक इसमें नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ हम भारतीय भाषाओं को पढ़ते हैं। इसमें क्या है, जब भाषा का विकास हुआ तो सबसे पहले संस्कृत भाषा लिखी गई। जो वेदों में लिखी गई भाषा है, पुराणों में लिखी गई भाषा है, वह संस्कृत भाषा है, वह वैदिक संस्कृत या प्राचीन संस्कृत भाषा है। उसके बाद जब रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महाकाव्य लिखे गए तो वह नई संस्कृत है। पुरानी संस्कृत में वेद, पुराण ऐसी चीजें लिखी गई और इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। जैसे आज हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि, तो इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। गुप्त काल में इसी ब्राह्मी लिपि में विच्छेद हुआ, तो विच्छेद हुआ जिससे शारदा और कुटिल लिपि निकली और शारदा लिपि से ही बाद में जाकर हम जब देखते हैं तो नागरी, देवनागरी लिपि का विकास हुआ। पुरानी संस्कृत जो है यह आर्यों की भाषा है। फिर नई संस्कृत में रामायण और महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महाकाव्य लिखे गए हैं। इसको मैं बार बार ऐसे लिख के बोल के भी पढ़ा सकता था, लेकिन क्लास काफी लंबा हो जाता और इतना ज्यादा समय नहीं मिलेगा, 2 महीने 3 महीने का समय मिलेगा पेपर देने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ लिख लूँ, जल्दी से आपको पढ़ाऊँ और फिर जल्दी में आप एक स्क्रीनशॉट ले लें तो इसको आप नोट डाउन भी करते रहें। फिर संस्कृत के बाद जब भाषा और आगे बढ़ी तो पाली भाषा का विकास हुआ। यह 500-600 ईसा पूर्व की भाषा है, महात्मा बुद्ध के समय। इसको पाली मतलब होता है ना, जिसे लोग कहते हैं यह इस पल्ली उस पल्ली, मतलब इधर इस साइड या उस साइड, या इस टोला, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में या और बिहार में कहते हैं टोला, मतलब जैसे एक बड़ा सा गांव है, अगर मान लिया जाए कि ऐसे ऐसे इतना लंबा ऐसे गांव है, तो इस टोले की जो भाषा है यह पाली भाषा हो गई। तो इसी तरह टोले की भाषा या अपने क्षेत्र या लौकिक या फिर लौकिक भाषा, तो पाली भाषा का संस्कृत से आगे चलकर विकास हुआ। तो इसमें क्या है, टोले की भाषा पाली भाषा को कहा जाता है। इसमें लिखी गई जातक कथाएं, बुद्ध ने जो उपदेश दिए ना वह पाली भाषा में ही दिए थे। पाली भाषा आम जन की भाषा थी। त्रिपिटक जो ग्रंथ लिखे गए, बौद्ध ग्रंथ, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है, वह भी पाली भाषा में लिखा गया। संस्कृत के बाद पाली भाषा आई, पाल के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अवहट्ठ, अवठट्ठ, उसके बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ। और इसमें संस्कृत की पहली लिपि थी ब्राह्मी लिपि, उसके बाद धीरे धीरे शारदा लिपि बनी, शारदा लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। बस इतना आप जान लीजिए। इसको चाहे आप तो कहीं नोट डाउन भी ऐसे कर सकते हैं कि संस्कृत, संस्कृत के बाद शारदा, शारदा के बाद देवनागरी। फिर पाली भाषा के बाद हम देखते हैं प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जैन समूह की भाषा है। यह मगध क्षेत्र में बोली जाती थी। इसमें यह विशेषतः जैन काल की भाषा है। जैन धार्मिक ग्रंथ जो है ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इसमें आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग जैसे धार्मिक जैन ग्रंथ भी लिखे गए हैं। कुछ इसमें कथाएं लिखी गई हैं, जैसे लौकिक कथाएं, जिसमें बृहत कथा, कुवलयमाला। इसमें कुछ महाकाव्य भी लिखे गए हैं जिसका नाम सेतुबंध है, कर्पूर मंजरी, पौनचरियु के रचयिता विमल सूरी। अच्छा, कभी कभी यह पूछता है कि पौनचरियु के रचयिता कौन थे, तो यह विमल सूरी थे। यह प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। इसका विकास लगभग ईसा से 600 वर्ष पूर्व, 600 ईसा पूर्व में हुआ और लगभग यह 300 ईसा पूर्व तक चलता रहा। 300 ईसा पूर्व तक इसकी लिपि कमोबेश शारदा और देवनागरी लिपि थी। लिपि के विषय में यहाँ से सवाल नहीं पूछता है। अशोक के जो आप कभी कभी पढ़ते होंगे कि अशोक ने शिलालेख लिखवाए, यहाँ शिलालेख वहाँ गुफालेख, तो अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं। इसके बाद जब प्राकृत भाषा के बाद फिर जब उसमें अपभ्रंश हुआ, तोड़ फोड़ हुआ, तो अवहट्ठ भाषा का विकास हुआ। अवहट्ठ भाषा में एक लिखी गई है पुस्तक कीर्तिलता, जिसके लेखक है विद्यापति। यह सवाल पूछा था, कीर्तिलता के लेखक विद्यापति। अब्दुल रहमान एक लेखक है, इन्होंने संदेश रासक नामक एक पुस्तक लिखा है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की एक पुस्तक है वर्ण रत्नाकर, यह भी अवहट्ठ भाषा में लिखा गया है। यह 9वीं शताब्दी के आसपास भारत की भाषा रही है। अवहट्ठ भाषा मतलब हिंदी भाषा से थोड़ा सा पहले, यह लगभग हिंदी जैसी ही थी। इसकी लिपि देवनागरी थी, यह जान लीजिए, देवनागरी लिपि थी। अच्छा, जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश मतलब होता है तोड़ फोड़। जैसे एक अगर इस तरह से हम पहाड़ बना दें, इस तरह से पहाड़ बना दें, इस तरह से पहाड़ बना दें, धीरे धीरे इसमें तोड़ फोड़ होता हुआ ये सीधा समतल जमीन बन जाएगा। तो इस तरह से अपभ्रंश हो, क्या कहते हैं कि उसमें तोड़ फोड़ होकर और उसको चिकना किया गया, उसको सुंदर किया गया। तो जब अपभ्रंश का हम विकास देखेंगे, अपभ्रंश में सौरसेनी अपभ्रंश हम पढ़ेंगे
सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां, पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां, इस तरह से 12 बोलियां यह हो गई। और उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां और बिहारी हिंदी की 3 बोलियां, इस तरह से 12 + 6 कुल मिलाकर 18। हिंदी में 2 अपभ्रंश है, सौरसेनी और अर्धमागधी। 5 मुख्य भाषा क्षेत्र है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। इसके अंतर्गत 18 भाषाओं या 18 बोलियों का हम अध्ययन करते हैं। पहाड़ी हिंदी में उत्तराखंड साइड की भाषा को हम शामिल करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्रीय अपभ्रंश चला जिसकी बोली है मराठी, बरारी और कोंकणी। कोंकणी पर द्रविड़ भाषा का प्रभाव है, आप इसको नोट कर सकते हैं। कोंकणी पर द्रविड़ भाषा का प्रभाव है। द्रविड़ जो दक्षिण भारत में बोले जाने वाली भाषा है। और मराठी लिपि को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और एक और लिपि है मोड़ी लिपि, हालांकि यह लिपि धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मोड़ी लिपि, इसका भी मतलब धीरे धीरे समापन हो रहा है। इसमें भी अपभ्रंश होते होते हिंदी जैसी ही, अब जैसे महाराष्ट्रीय हम जो लिखे हैं, महाराष्ट्रीय लिपि तो है देवनागरी ही ना, इसी तरह देवनागरी लिपि में मराठी भाषा लिखी जाती है। मराठी बोली को देवनागरी में लिखते हैं और कहते हैं मराठी भाषा। इसके बाद यह महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया। इसके बाद पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश से कश्मीरी भाषा का विकास हुआ, पंजाबी भाषा का विकास हुआ। पंजाबी लिपि लहंदा लिपि में लिखा जाता है, जिसको नहीं लहंदी भाषा कहते हैं। गुरु अंगद ने इसका विकास किया था। अगर सिख गुरुओं की बात करें तो गुरु अंगद ने लहंदा लिपि का विकास किया था। फिर क्या हुआ, उसके बाद एक अपभ्रंश है ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश में सिंधी और गुजराती भाषा को शामिल किया जाता है। तो यह रही अपभ्रंश की बात। बाकी अगली हम कुछ कक्षाओं में देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें इसकी जो पश्चिमी हिंदी की कुछ बोलियां हैं, राजस्थानी हिंदी की, इसके कुछ जिलों को ऐसे पूछ लेता है। जैसे जो उत्तर प्रदेश में जैसे पश्चिमी हिंदी है तो लिख देगा कन्नौज में कौन सी भाषा बोली जाती है। हमें और आपको जो पढ़ाना है हिंदी से संबंधित, उसमें सौरसेनी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश, यहीं से ज्यादा हमको आपको पढ़ना है। इसी में लिखी गई कुछ रचनाओं को पढ़ेंगे, कुछ बोली भाषा के क्षेत्रों को पढ़ेंगे, और हम क्रमशः बढ़ चलेंगे कि संविधान में हिंदी को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं। अच्छा, बंगाली, उड़िया, असमिया भाषा कहाँ से निकली हुई है, उन सब के विषय में एक बार देखेंगे। कुछ जैसे परिवार की भाषा होती है, जैसे द्रविड़ परिवार की भाषा, आर्य परिवार की भाषा, भारोपीय परिवार की भाषा, इंडो ऑस्ट्रेलियाइड परिवार की भाषा, तो इस परिवार की भाषा को भी हम अगले क्लास में देख लेंगे। और अगले क्लास में हम इसको हिंदी भाषा के विकास को पूरी तरह से हम पढ़ाकर आपको समझाकर समाप्त कर देंगे, और उससे आगे से आपसे कोई सवाल नहीं बनेगा, बस यह जान लीजिए। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।